वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आप लोगों को आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस कैसे आता है, कैसे पेपर आता है और हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स के वो हर सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है बाल विकास। बाल विकास हमारा 50 नंबर का होता है, जिसमें से हमें 25 नंबर लाने होते हैं। फिर दूसरा हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी हमारा 50 नंबर का होता है, जिसमें हमें 25 मार्क्स लाने होते हैं। फिर है विज्ञान, जो हमारा 25 नंबर का होता है, जिसमें हमें 12 नंबर लाने होते हैं। फिर है गणित, ये भी 25 नंबर का होता है, जिसमें हमें 12 नंबर लाने होते हैं। फिर हमारा है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन भी 50 नंबर का, जिसमें हमें 25 नंबर लाने होते हैं। फिर हमारा है हिंदी, जो 25 नंबर के होता है, जिसमें हमें 12 नंबर लाने होते हैं। उर्दू और जिन्होंने संस्कृत ली है, या तो आप उर्दू ले सकते हैं या फिर संस्कृत ले सकते हैं। तो जिन्होंने संस्कृत लिखी है संस्कृत वाले, और जिन्होंने उर्दू ली है तो वो उनको भी उनका ये जो पेपर होता है ये भी 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 12 नंबर लाने होते हैं। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा 25 नंबर का होता है, जिसमें हमें 12 नंबर लाने होते हैं। बाकी ये सब आपको स्कूल से मिलते हैं, आपके इंटर्नशिप वगैरह, और आपके जो प्रैक्टिकल नंबर होते हैं वो आपके 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स हमें लाने होते हैं, और हमें कितने मार्क्स में हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस 2021। अब देखिए कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पहला हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो बाल विकास होता है। तो बाल विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। सबसे पहले बाल विकास, तो बाल विकास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। बाल विकास का सबसे पहले बाल विकास का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं और क्या उनके क्षेत्र होते हैं। दूसरा हमें पढ़ना होता है कि बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आपको देखने में बहुत वो लग रहा होगा कि ये कभी नहीं पढ़ा, अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे, ये टफ़ आप लोगों को देखने में टफ़ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ईजी, सबसे ईजी पेपर यही है आप लोगों का। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको बहुत आसान लगेगा ये। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, बालक की 3 अवस्थाएं होती हैं, शाश्वावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपके पेपर में आता है, और मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, और मैं इतना पढ़ाऊंगी कि आपके 90+ तो आ ही जाएंगे। फिर देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं मैंने आपको भी बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर और उनके अंतर्गत होने वाले विकास कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे लिखा है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। किस तरीके से बालक का शारीरिक विकास होता है, किस तरीके से मानसिक विकास होता है, और किस तरीके से संवेगात्मक विकास होता है। फिर है भाषा विकास। बच्चों में, बालक में भाषा विकास कैसे होता है, उसकी क्या अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कैसे होता है। ठीक है, यानी बच्चे भाषा विकास में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस तरीके से सीखते हैं, ये आपको मैं समझाऊंगी। फिर क्या है, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बच्चे किस तरीके से नई नई बातों को सीखते हैं, किस तरीके से नवीन विकास उनके अंतर्गत होता है, इसके बारे में हम सृजनात्मकता में पढ़ेंगे। फिर है व्यक्तित्व का विकास, इसका अर्थ और इसके प्रकार। फिर व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। व्यक्तिक विभिन्नता, उनका अर्थ क्या होता है, उनके कारक क्या हैं, उनका क्या महत्व है। फिर आपका है कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से अपनी बात को प्रकट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर देखिए, बालक विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, वातावरण में जैसे पारिवारिक है, सामाजिक है, विद्यालय, ये संचार माध्यम, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर देखिए आप,
दूसरा है आपका इसी में पार्ट अधिगम। अधिगम का मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, इसका मतलब होता है सीखना। यानी अधिगम का अर्थ क्या है, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अधिगम का अर्थ, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और एक गौड़ नियम दिया था, ठीक है। और इन अधिगम के सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं और इनके सीखने का क्या महत्व है, इसके बारे में। फिर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कक्षा शिक्षण में इनकी क्या व्यावहारिक उपयोगिता होती है। फिर थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर यह पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पढ़ना है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इन्होंने वनमानुष पर किया था, उसके बारे में पढ़ना है। पियाजे के सिद्धांत को पढ़ना है, फाइगोत्स्की का सिद्धांत। फिर देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपका चैप्टर है सीखने का वक्र, उसका अर्थ है, प्रकार, उसके प्रकार, सीखने में उनका क्या महत्व है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है तो इसलिए आप लोगों को ये सब बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से याद हो जाएगा आपको। ये सब बहुत ही आसान है। फिर आपका है पठार, इसका अर्थ क्या है, क्या इसका कारण है और इसका क्या निकारण है, ठीक है, निराकरण है, सॉरी। फिर देखिए अब अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा इसका अर्थ क्या है, क्या प्रकार हैं इसके, कितने महत्व हैं इसके। फिर दूसरा है ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आपका तीसरा है रुचि, अर्थ, प्रकार तथा बच्चों के रुचि का परीक्षण, यानी बच्चे किस तरीके से पढ़ाई में रुचि लेते हैं, हमें बच्चों की रुचि के अनुसार कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है स्मृति, इसका क्या अर्थ होता है, क्या प्रकार हैं, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं। फिर हमारा है विस्मरण, यानी अर्थ क्या है इसका, इसका क्या कारण है, इसका क्या महत्व है। फिर है हमारा सांख्यिकी, अर्थ, महत्व, आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण। फिर हमारा है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये सब आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक, उसी तरीके से इसमें भी पढ़ना है। फिर देखिए आपका ये आपका आ गया ये आपका अगला सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र पढ़ने हैं हमें, शिक्षण की प्रविधियाँ पढ़नी हैं, शिक्षण की नवीन विद्याएं पढ़नी हैं, यानी उनके कौन कौन से उपागम होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, अपेक्षित अधिगम स्तर कौन कौन से हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री, उनके प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनका निर्माण, प्रयोग तथा रखरखाव में सावधानियां। ये आपका चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या निर्माण होते हैं, क्या प्रयोग होता है और किस तरीके से उनका हम रखरखाव कर सकते हैं। फिर आपका है प्रोजेक्ट, फिर सत्रीय कार्य और संदर्भ सूची, ठीक है। अब आपका अगला आपका सब्जेक्ट है विज्ञान यानी साइंस। हमें विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। देखिए विज्ञान जो है आपका, ये मान के चलिए आपका कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आपने जो भी पढ़ा होगा वही आपका इसमें विज्ञान में पढ़ना है। आप ये सब पढ़ चुके हैं, वही आपको बार बार पढ़ना है। कौन सी सजीव वस्तुएं होती हैं, कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक होती हैं, कौन सी वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। और ये सब आप लोग कक्षा 6 से क्या आप लोग कक्षा 2, 3, 4, 5 सब पढ़ते ही आ रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ ही चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं। देखिए फिर आपका क्या है, विज्ञान में कौन कौन सी सजीव वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। देखिए सजीव वस्तुएं ये फिर और क्या होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं कैसी होती है। आपको पता है प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं और मानव निर्मित जिनको मानव ने बनाया है, जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। देखिए कितना आसान है, ये सब आपको पढ़ना है। तथा उनका वर्गीकरण कैसे होता है और सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के अंतर बताइए। आपको पता है कि सजीव निर्जीव वस्तुओं का अंतर क्या क्या होता है। सजीव वस्तुओं निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुएं होती हैं जो श्वसन करती हैं, जो प्रजनन करती हैं, ठीक है।
यानी जो सांस लेती हैं, जो जन्म देती हैं, ठीक है, जो प्रजनन करती हैं, ये सब सजीव वस्तुएं होती हैं। निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं ले सकती हैं, ना ये प्रजनन कर सकती हैं, ये सब निर्जीव। इसी तरीके से आपको इसमें बहुत सारे जो है आपके अंतर हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर पौधों और जंतुओं में क्या क्या अंतर होता है और क्या समानता होती हैं, ये भी आपको पढ़ना है। जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन कैसे होता है, इसको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर देखिए, वनस्पति जगत में आपको क्या क्या पढ़ना है। पौधों के विभिन्न भाग, आपके पता है पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं, फूल, पत्ती, तना, जड़, ये सब आपको पढ़ना है। उनके क्या क्या कार्य होते हैं, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता क्या होती है, उनके कार्य में जैसे आपको प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधे जल और खनिज का अवशोषण किस तरीके से करते हैं, इन सब के बारे में मतलब आपको पढ़ना है। पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उसका उपयोग कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर है पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार। अब पौधे प्रजनन कैसे करते हैं, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन से अलैंगिक कौन से लैंगिक जनन के पौधे होते हैं। पुष्प के भाग पढ़ना है, परागण पढ़ना, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन पढ़ना है। फिर क्या है, भौतिक मापन। अब भौतिक मापन में देखिए क्या होता है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या कौन कौन सी विधियां हैं, स्टैंडर्ड MKS पद्धति में कैसे पढ़ेंगे उसको, SI में कैसे पढ़ेंगे, उनका मापन कैसे करेंगे, मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर, इनका प्रयोग कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए गति एवं बल, यानी गति क्या है, गति के कौन कौन से नियम हैं, गति के प्रकार, और रेखीय गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, घूर्णन गति, दोलन गति, ये सब आपको पढ़ना है। फिर चाल के बारे में पढ़ना है, उसकी परिभाषाएं पढ़नी है, उसका सूत्र पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है। बल में हमको क्या क्या पढ़ना है, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल और घर्षण बल किस तरीके से, इन सब की परिभाषा आपको पढ़नी है। फिर क्या है, आप देखिए पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। आपको पता है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, यही आपका है कि कौन प्रकार होते हैं, ये अवस्थाएं जो भी दे तो आप यही लिखेंगे, ठोस, द्रव और गैस। उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनकी क्या संरचना होती है, पदार्थ किस तरीके से घुलते हैं, मिश्रण के प्रकार, मिश्रों का पृथक्करण कैसे होता है, ठीक है। मिश्रण के प्रकार जैसे आपके क्या होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये आपको पढ़ना होता है। इनके 2 प्रकार होते हैं, मिश्रणों का हम पृथक्करण यानी उनको अलग कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ना है। फिर निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल तैयार करना। भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल, गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल, विद्युत चुंबकीय बल के अनुप्रयोग, डोरबेल का मॉडल अथवा कोई अन्य। ये सब इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो ऊपर के जितनी भी है मैंने आपको ये सब बताए हैं, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इनमें से भी आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी अपने नोट्स के थ्रू। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपके पेपर में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। जितना पेपर में पूछा गया है और जितने आने की संभावना है, मैं उतना ही आपको अपने नोट्स के थ्रू दूंगी। फिर देखिए गणित में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, उसके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गणित बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी, आप परेशान ना होइए। फिर देखिए इसमें चैप्टर 1 आपका क्या है, इकाई 1 संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए आपका ये सब आप लोग कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आप ये सब पढ़ चुके हैं, वही आपको दोबारा पढ़ने के लिए आया है, तो आप परेशान ना होइए। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है और बाकी आप कर लेंगे। फिर देखिए इकाई 2 गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। फिर 3 में है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। फिर दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्याओं में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। फिर है आपका अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त यानी गुणज, समापवर्तक व समापवर्त की अवधारणा। फिर आपका इकाई 6 है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, LCM SCF, ये इस तरीके से। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं जिसे हम जो खुद से कटती हैं और किसी और एक संख्या से कटती है, यानी केवल 2 संख्या से जो खुद से और किसी एक संख्या से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरीके से आपको इसमें पढ़ना है। फिर इकाई 7 में आपको प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, संकेत क्या होता है, प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं। फिर 8 में है
अवर्गीकरण आंकड़ों का, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। फिर आपका इकाई 10 है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण का कोण की संकल्पना, ये सब आपको पढ़ना है। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, ये बहुत आसान है। और इसमें से एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर पूछा जाता है कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, 120 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। ये जैसे आपके 3 दिए हैं, तीनों में से आपको तीनों पढ़ लेना है। इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, चाहे वो आपसे 60 डिग्री पूछ ले, चाहे 90 पूछ ले, चाहे 120 पूछ ले। ये एक आपका आना क्या मतलब आना ही आना है, ये आपको एक पढ़ना ज़रूरी है। आप आराम से सीख ले, ये बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगी, मेरे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं आपको अच्छे तरीके से पटरी और प्रकार की सहायता से बताऊंगी कि 60 अंश का कोण कैसे बनता है, 90 अंश का, 120 अंश का कोण कैसे बनता है। ठीक है। फिर देखिए कोण के प्रकार, न्यून कोण, कौन कौन से कोण के प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये इन कोणों के प्रकार पढ़ने, ये आपका आता भी है। फिर देखिए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। फिर इकाई 8 है अवर्गीकृत आंकड़ों का, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये तो बहुत आता है। ठीक, चलिए आगे ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर इकाई 13 में क्या होता है, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी, परिमिति आपको पढ़नी है। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपका आया है सामाजिक अध्ययन। क्या है आपका सामाजिक अध्ययन, ये देखिए। सॉरी ये हो नहीं पा रहा है। ये आपका अगला सब्जेक्ट है, आपका क्या है, सामाजिक अध्ययन। तो देखिए सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है आपको, सोशल स्टडी में इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है आपको, नागरिक शास्त्र पढ़ना है और अर्थशास्त्र पढ़ना है। इतनी चीज़ें पढ़नी है। इतिहास में इतिहास का क्या अर्थ है, उसकी क्या महत्व है, जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। फिर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति और विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति और उसका विकास किस तरीके से हुआ। नदी घाटी की सभ्यताएं, वैदिक काल में पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल कौन कौन से होते हैं, महाजनपद काल, ये बहुत आता है आपका। उपनिषद काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन उपनिषद काल में जैन एवं बौद्ध धर्म आते हैं। फिर भूगोल में देखिए आपका सौर मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। फिर मानचित्र, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाओं में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप व महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव, खगोलीय संगठन कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका देखिए आगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में क्या होता है, ग्रामीण एवं नगरीय शैली, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, जनपद स्तरीय प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा। फिर आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अर्थशास्त्र एवं परिचय और राष्ट्रीय आय। फिर आपका अगला सब्जेक्ट आ गया हिंदी। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी आपकी बहुत ईजी है। हिंदी में आपका क्या क्या पढ़ना है, कक्षा, शिक्षण, विषय वस्तु। देखिए पहले क्या है, हिंदी भाषा में ध्वनि को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे कैसे क्या बोलते हैं, बच्चे कैसे भाषा या ध्वनि को सुनकर उनको समझते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण किस तरीके से करते हैं, बच्चे किस तरीके से शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, शुद्ध तरीके से किस तरीके लिखते हैं, ये सब आपको इसमें पूछेगा। देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ष, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन से स्वर होते हैं, कौन व्यंजन होते हैं, कौन संयुक्त वर्ड होते हैं, फिर संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, ये सब आपको पढ़ना है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान, ये आप लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल इंटर दोनों में पढ़ चुके हैं। विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं, समानार्थी कौन होते हैं, तुकांत कौन होते हैं, समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान किस तरीके से करें। फिर ये देखिए आपका आता है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आप अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आप अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब आपको बताना है। फिर आपका है लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा लिपि, अक्षर की सुडौलता। फिर क्या है, अक्षर की सुडौलता है। फिर क्या है,
उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक आना तो ज़रूरी है। और एक ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका है। ये आपके चारों इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आप इन्हीं सब में से आपका आता है। फिर आप देखिए, अब आ गए संस्कृत में। संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत जो उर्दू वाले हैं वो उर्दू पढ़ेंगे। तो क्या होता है, उर्दू की बुक अलग से आती है। कुछ प्रशिक्षु सोच रहे होंगे कि हम उर्दू कहाँ से पढ़ें, तो उर्दू की अलग बुक आती है डीएलएड की, और तो वहाँ से आप जाकर देख लें। फिर देखिए संस्कृत। संस्कृत में क्या क्या आपको पढ़ना है। संस्कृत में आपको क्या है, कक्षा शिक्षण विषय वस्तु। देखिए उर्दू वाले भी परेशान ना हो, मैं आपको बताऊंगी कि उर्दू में आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि उसमें आपको सिलेबस बताऊंगी कि उर्दू में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे संस्कृत वाले देख लें। संस्कृत कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत की जानकारी, यानी पशु पक्षियों के संस्कृत में कौन नाम ये आपके आते हैं। ठीक है, जैसे कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, कौवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। फिर संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, इनकी पूरी जानकारी। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या है, धातु रूप के अंतर्गत लट लकार, लिंग लकार, फिर इन सब का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, फिर क्या है, जैसे लट लकार में आप लोग पढ़ते हैं पठती, पठता, पठंती। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर देखिए क्या होता है, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फिर क्या है, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। आपको जो संस्कृत के वाक्य होंगे उनको हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें से एक आपका जरूर पैराग्राफ आता है। फिर आपको एक वंदना तथा नीतिपरक वाक्यों का सौसर वाचन करना। श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। आपका एक श्लोक जरूर आता है। 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, ये भी मैं आपको बताऊंगी। 1 से 20 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर देखिए संभाव्य शिक्षण विधाएं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द, कार्ड व पट्टिका के द्वारा गतिविधियां कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना। अब किस किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षण अधिगम सिखा सकते हैं, खेल के माध्यम से, करके सीखने के माध्यम से, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, श्याम पट्ट पर या चार्ट या मॉडल या चित्र बनाकर किस तरीके से आप सिखा सकते हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। तो आज यहीं तक आपको, आज मैंने आपको आज सिलेबस पूरा बताया है कि डीएलएड में कौन कौन सा सिलेबस है, क्या है। तो आज यहीं तक। जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट तरीके से कैसे आपको स्टडी करनी है पूरी अच्छी तरीके से बताऊँगी। डीएलएड का पूरा कोर्स स्मार्ट तरीके से कैसे करें, मैं आपको हर रोज़ इसी तरीके से कल मैं आपको क्या करूँगी, कल मैं आपको हर एक चैप्टर, बाल विकास, आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, बाल विकास। बाल विकास में मैं आपको क्या करूँगी, बाल विकास के हर एक चैप्टर को कल से स्टार्ट करूँगी, पढ़ाऊँगी, और उतना ही पढ़ाऊँगी जो आपके पेपर में आ सके, आने की संभावना है, उतना ही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगी। और मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगी, अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, कि हमारा एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।